नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त पूरी दुनिया की नजर दरअसल यूक्रेन पे लगी हुई है और आशंका ये भी जताई जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी तीसरे विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि बनाई जा रही हो, क्योंकि रूस का जो रवैया है और उसको लेकर जिस तरीके से अमेरिका और नेटो कंट्रीज ने अपना रुख अख्तियार किया है, कन्फ्रंटेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, उससे इन आशंकाओं को बल मिल रहा है। और इस संकट की घड़ी में भारत का अपना स्टैंड कहां पे है? भारत क्या किसी दुविधा में है या नहीं दुविधा में है? तो इन तमाम मसलों बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रोफेसर गुलशन सचदेवा साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। गुलशन साहब, सबसे पहले तो ये हमारे दर्शकों का बताएं कि क्या वाकई में संकट इतना गहरा है कि जो बार बार कहा जा रहा है कि 1945 के बाद का सबसे बड़ा संकट माना जा रहा है इसको, और ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं किसी तृतीय विश्व युद्ध की कोई पृष्ठभूमि बन रही हो? देखिए, ये बात तो सही है कि संकट काफी गहरा है। लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं है मुझे लगती है कि कोई तीसरा युद्ध यहाँ से होने जा रहा है। अब ये देखिए, आप पिछले कुछ हफ्तों में एक पूरी जियोपॉलिटिकल पोस्चरिंग दोनों तरफ से हो रही थी। जी। अब रूस ने अपने 1-1.5 लाख जो है सैनिक वहां पे खड़े कर दिए थे और पश्चिम के नेताओं से, पश्चिम के सारे देशों से वो वहां पे उनको ये चेतावनी दी जा रही थी कि अगर आपने यूक्रेन के ऊपर हमला किया तो आपके ऊपर बहुत भयंकर जो है वो सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस वो लगा दिए जाएंगे। जी। अब वो, और उसके बीच में पूरे डिप्लोमेटिक बातचीत दुनिया भर की चल रही थी वहां पे। लेकिन अब उसका जो जिस पड़ाव पे है, मुझे लगता है ये सारे के सारा जो चल रहा है वहां पे, उसका एक पड़ाव मुझे लगता है पूरा हो गया है। क्योंकि उस बातचीत के दौरान आप देखें दो चीजें चल रही थी। जी। एक तो ये यूक्रेन का जो मामला है, अब उसमें रूस का ये मानना था कि जो मिन्स्क का एग्रीमेंट है, जो आप जानते हैं 2015 में हुआ था, जिसमें बेसिकली जो इलाके थे डोनबास के पूरे इलाके के अंदर, उसके सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए, सीज फायर किया जाए। उसको रूस का ये कहना था कि जो यूक्रेन की सरकार है वो सही मान से उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है। और जितने भारत भी हो, चीन भी हो, यूरोप के देश भी यही कह रहे थे कि मिन्स्क एग्रीमेंट को ठीक से एग्रीमेंट किया, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ये एक यूक्रेन की बात थी। लेकिन उसके बाद जो है वो रूस का एक और भी बड़ा एम्बिशन है, और भी बड़ा उसका मुद्दा था। वो साथ में ये भी कह रहा था कि जो पूरे, उसको लग रहा था कि जो 90 के दशक में उसके साथ जो ज्यादती हुई है और उसको पूरे यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर से बाहर निकाल दिया गया है। और पूरे यूरोप का आप देखें, आप सिक्योरिटी आर्किटेक्चर पिछले 25 साल में वो नेटो और यूएस के ऊपर दारोमदार था। उससे पहले रूस का भी एक बहुत बड़ा रोल वहां पे रहता था। जी। तो रूस को ये लगा था कि अभी हम जो है मजबूत हो गए, हमारे भी उसके ऊपर जो है थोड़ा असर्ट करना चाहिए हमको, और हमारा भी उसके अंदर रोल होना चाहिए। और वो बार बार वही डिमांड कर रहे थे कि जो नेटो को आपने पूरा एक्सपेंड कर दिया है ईस्टर्न यूरोप में, उसको कम से कम जो हमारा पूरा पुराना जो सोवियत का इलाका है यूक्रेन और वहां पे, वहां उसको नहीं लेके आए। और जो आपके जो 5 बार वहां पे पूरे ईस्टर्न यूरोप में नेटो का जो एक्सपेंशन हुआ था, उसमें से आप अपनी फौजें, अपने हथियार थोड़े पीछे कर लें। तो वो, लेकिन उनको भी ये पता था कि उसके ऊपर एक लंबा टाइम लगेगा, लंबी बातचीत की बात है। लेकिन जो यूक्रेन वाली बात है उसके ऊपर उनको, अब पश्चिम के देश ये कह रहे थे कि शायद ये उसके ऊपर हमला करेगा और पूरी वहां सरकार बदल देंगे। लेकिन मुझे जो लगता है कि उसमें शायद रूस के नेताओं को, प्रेसिडेंट पुतिन को और उनके फॉरेन मिनिस्टर को ये लगा होगा कि इस बातचीत का अभी फिलहाल कोई भाव पश्चिम के देश उसको दे नहीं रहे हैं, और सिर्फ बातचीत कर रहे हैं, टाल रहे हैं। तो इसमें लगता है कि उन्होंने कहा कि जो उसका पुराना एक प्लेबुक था, जो उन्होंने मोल्दोवा में भी किया था, जो उन्होंने जॉर्जिया में भी किया था, तो कम से कम जो अपना फ्रंट लाइन है उसको उन्होंने मजबूत कर लिया है। वहां पे उनको इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया है। तो कम से कम वो इलाका, उसके बाद नेटो आए नहीं आए, तो वो मुझे लगा एक पड़ाव है। लेकिन ये बात सही है कि अभी भी टेंशन बनी हुई है, चीजें गलत भी हो सकती है। लेकिन ऐसी कोई तीसरी युद्ध होने वाला है, ऐसी संभावना मुझे नहीं लगती। आपको ऐसी ऐसी कोई संभावना नहीं लगती है? लेकिन इस पूरे मामले पे जो रशिया की जो सरकार है, उन्होंने हथियार, उसको सेना का कितना इस्तेमाल करना, नहीं करना, कब इस्तेमाल करना, ये ताकत उन्होंने, या अधिकार उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन को दे दिया है। और उसके साथ साथ राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के
2 इलाकों को आजाद घोषित कर दिया, उनको मान्यता भी दे दी है। तकरीबन 1,80,000 की फौज इस वक्त बेलारूस और रशिया के में जो यूक्रेन का बॉर्डर है वहां पे तैनात है, वहां युद्धाभ्यास भी हो रहा है। तो ये जो रशिया है वो क्यों यूक्रेन को लेके इतना ज्यादा हमलावर क्यों है? यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, एक सॉवरेन कंट्री है, और वो अपने देश के अंदर क्या करता है, इसका रूस से क्या लेना देना? ये बात जरा अगर हमारे दर्शकों को आप बताएं तो बेहतर रहेगा। देखिए, उसमें ये बात सही है कि अब सारे के सारे जो सोवियत संघ के जो जिसके अंदर से 15 नए देश बने, अब वो सारे प्रभुसत्ता संपन्न जो है वो आजाद देश हैं, और ये उनकी मर्जी है कि वो यूरोपीय संघ का हिस्सा बनना चाहे, उनकी मर्जी है वो नेटो का हिस्सा बनना चाहे, या किसी भी और संस्था को अपने आप वो वहां पे शामिल होना चाहे। यही बात पश्चिम के देश उनको कहे जा रहे हैं। और रूस का इसके बारे में ये मानना है कि अभी भी वो मानता है कि एक तो ये है कि जैसे प्रेसिडेंट पुतिन ने 2005 में कहा था कि जो सबसे एक बड़ी ट्रेजेडी जो 20वीं शताब्दी की थी वो सोवियत संघ का विघटन होना था। तो ये इलाका जो है जिसको उन्होंने कम से कम यूक्रेन को, उनकी अब दोनों की अपनी अपनी हिस्ट्री है। अब अगर आप रशियन हिस्टोरियंस को देखते हैं तो अपने ढंग से वो कहते हैं कि बिल्कुल जो है हमारा जो यूक्रेन एक तरीके से ये रूस का हिस्सा रहा है, लेकिन और जो यूक्रेन के अंदर पिछले 30 साल में नई हिस्ट्री लिखी गई है उनका थोड़ा मानना अलग है कि ये बात कि हमेशा से ही थोड़ा हम उनसे अलग रहे हैं। लेकिन अब इस तरह की चीजें तो पूरी दुनिया में हुई हैं, क्योंकि सब अगर इतिहास जाने तो अब पूरे साउथ एशिया का इतिहास देख ले, अफ्रीका का इतिहास देख ले, तो पुराने संबंध चाहे वो रिलीजियस हो, चाहे वो कल्चरल हो, एथनिक हो, वो रहते हैं। लेकिन जब नए इंडिपेंडेंट देश जो बन जाते हैं तो उसके बाद अब उनका अपनी मर्जी है जो भी कहीं कुछ करना चाहें। लेकिन यही एक सबसे बड़ी जद्दोजहद है जो पश्चिम के देश और रूस के अंदर वो बनी हुई है। रूस का मानना यह है कि ये इलाका है, इसमें हमारी सिक्योरिटी अगर आप वहां पे लेके आते हैं तो वो कंप्रोमाइज होती है। तो उनकी सिक्योरिटी का आप हमसे बातचीत करके किसी तरीके से कोई समझौता कर पाए तभी उसका जो है हल निकल पाएगा। लेकिन अब दिक्कत मुझे लगता है सबसे बड़ी ये होगी कि जब ये पूरे कोल्ड वॉर का जैसे जमाना था, 2 बड़ी शक्तियां 2 आपस में लड़ रही थी और तीसरी दुनिया के देश जो है बीच में कई बार पिस जाते थे। वही मुझे लगता है कहीं किसी हद तक जो है यूक्रेन के साथ हो रहा है। अब पश्चिम के देश उसको शह तो दे रहे हैं, लेकिन वो नेटो का कोई हिस्सा नहीं है, तो वहां पे अपनी फोर्सेस कोई वो भेजने वाले नहीं है, यूक्रेन के लिए कोई लड़ने वाले भी नहीं है। वो कुछ हथियार दे सकते हैं, कुछ पैसा दे सकते हैं। लेकिन अगर आप देखें पिछले 10 साल में, अगर अब वहां पे क्रीमिया उन्होंने खो दिया है, उसके बाद और इलाका भी लगता है वो इफेक्टिवली उनके हाथ से निकल ही जाएगा, और 12-13 हजार लोग वहां पे मर चुके हैं। वहां की अर्थव्यवस्था का कोई बहुत अच्छा हाल नहीं है। तो ये और ये भी जो बात हम हमेशा से पहले कहते रहे थे कि जो रीजनल इंटेग्रेशन है उससे हमेशा विन विन बनते हैं, दोनों सभी का उसमें फायदा होता है, और यूरोप उसको काफी प्रमोट भी करता रहा है। लेकिन इसमें 2014 से 2012-13 से हम देखें, चाहे वो यूक्रेन यूरोपीय संघ की तरफ जाना चाहता था या उसको रूस अपने तरफ यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन की तरफ खींचना चाहता था, उस पूरी जद्दोजहद में सबसे बड़ा नुकसान जो हो रहा है वो शायद यूक्रेन का हो रहा है। लेकिन अब वो ऐसी सिचुएशन, और उसके अंदरूनी भी अपने मामले हैं, क्योंकि उसके अंदर जो पश्चिम का हिस्सा है वो थोड़ा पश्चिम यूरोप की तरफ ज्यादा जाना चाहता है, इस तरह से जो ईस्ट वाले जो हिस्से थे। लेकिन इस तरह की दुविधाएं तो बहुत देशों में होती हैं जी। तो ये बात बिल्कुल वाजिब है प्रिंसिपल के तौर पे कि वो जो यूक्रेन है वो कहीं भी चाहे कुछ भी करना चाहे उसके ऊपर रूस का अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन जो उसी को वो असर्ट कर रहा है रूस जो है, और वो चाहता था कि किसी तरीके से पश्चिम के देश इस बात को माने कि हमारा भी एक जो हिस्सा है, उसके हमारा एक पूरा जो सिक्योरिटी का जो आप जब उसकी सिक्योरिटी बढ़ाते हैं तो उससे हमारी सिक्योरिटी कम हो जाती है। तो उसके ऊपर वो बातचीत करना चाहता था, उसी को अभी वो शायद वो दबाव बनाए रखना चाहता है। जी। प्रोफेसर गुलशन, ये जो बात आपने कही मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, क्योंकि रूस को इस बात को लेकर आपत्ति है कि यूक्रेन जो है वो पश्चिम के देशों और अमेरिका के देशों का जो एक सुरक्षा चक्र है जिसको नेटो कहते हैं, कि अगर आप नेटो देशों का सदस्य बन जाएंगे तो आपके देश के ऊपर अगर किसी तरीके का हमला होगा तो सारे नेटो देश आपकी मदद करने के लिए आएंगे और वो आपकी मदद करेंगे एक तरीके से।
या मिलकर हमला करेंगे उस देश के ऊपर जो देश उस देश नेटो सदस्य किसी देश के ऊपर हमला करेगा। रूस का दरअसल ये कहना है कि जब आप ऐसा करते हैं तो आप रूस की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाता है, इसलिए उसको इस बात को तकलीफ है। लेकिन प्रोफेसर गुलशन, एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि रूस ने ही तो सबसे पहले क्रीमिया पर हमला किया और उसको अपने कब्जे में ले लिया 2014 में। तो जाहिर सी बात है यूक्रेन को खतरा रूस से लग रहा है। अगर यूक्रेन को खतरा रूस से लग रहा है तो अपनी सुरक्षा के लिए वो अगर पश्चिम के देशों के पास जा रहा है या नेटो कंट्रीज के पास जा रहा है या अमेरिका के पास जा रहा है, तो इसमें गलत क्या है? गलती तो रूस की नजर आती इसमें। अब उसमें अब वो तो वही देखो हिस्ट्री का इंटरप्रिटेशन करने की बात है। अब उसमें ये है कि रूस का ये मानना है कि क्रीमिया तो हमें हमेशा से हमारा हिस्सा रहा था। उसको क्रिश्चियन साहब ने जो जब 1954 में उसको वहां पे यूक्रेन को दे दिया गया था, तो वो हिस्सा को उनकी हम अपना मानते थे उसको। तो इसलिए उसको, लेकिन बात कहीं हद तक आपकी बात सही है कि एक तरीके से वो थोड़ी दादागिरी वाली बात है कि ये जो अगर प्रिंसिपल की बात करते हैं तो बिल्कुल आपकी बात वाजिब है कि यूक्रेन बिल्कुल प्रभुसत्ता संपन्न स्वतंत्र देश है, उसकी मर्जी है वो कहीं भी कुछ करना चाहे। लेकिन आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मामले ऐसे होते नहीं है, प्रिंसिपल्स की बात और होती है। लेकिन जियोपॉलिटिक्स का एक अपना एक रोल होता है। अब जो कुछ चीन यहाँ पे हमारे इलाके में कर रहा है, जो कुछ अमेरिका कितनी जगह पे अपनी दादागिरी दिखाता है, तो वो प्रिंसिपल की बात भी करते हैं। जब प्रिंसिपल इसी तरीके से आप देखिए, जब कोसोवो का वहां पे उन्होंने इंडिपेंडेंस किया था तो सर्बिया से वो हिस्सा लेके उसको डिक्लेयर करके उसको पश्चिम के देशों ने वहां पे, तो वो बातें जो हैं सभी देश जो हैं जो बड़े कम से कम जो देश होते हैं वो ये जानते हैं कि कुछ बात प्रिंसिपल्स की है, उसके बाद कुछ हमारे जो अपने जो सुरक्षा है, अगर कहीं भी किसी किस्म से उस सुरक्षा के ऊपर कोई आंच आती है या उसके ऊपर खतरा है तो उसको अपने आप को असर्ट करते हैं। ये बात अमेरिका भी करता है, ये बात यूरोप के देश भी करते रहे और वो रूस भी करता रहा। तो इसलिए जो भारत का मुझे लगता है जो इसी में जो जो इनका जो अपना जो क्या कहेंगे स्टेटमेंट है या उनका जो पोजीशन लिया है, इसलिए वही है कि जो उन्होंने कहा कि सभी के जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है उसको देखते हुए बातचीत के हल से इसको जो है किस तरीके से आपको हल कर लीजिए। और अभी भी बात वही कहते हैं कि जो मिन्स्क एग्रीमेंट था, अब मिन्स्क एग्रीमेंट में वही था कि एक तो सारा सीज फायर किया जाए और ये जो इलाके हैं, ये जो डोनबास के इलाके हैं दो, इसके अंदर जो स्वतंत्र घोषित कर दिए गए हैं, वहां पे पूरे सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा और वहां पे जो मेजर डिसीजन होंगे उसके अंदर इन दोनों प्रोविंसेस का भी एक रोल रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि रूस इनडायरेक्टली उसके ऊपर अपना प्रभाव जमाना चाहता है यूक्रेन के ऊपर। यही एक सबसे बड़ी वहां पे जद्दोजहद चल रही है। ये जो दो इलाके लुहांस्क और दोनेत्स्क, इन दोनों इलाकों को रूस ने जिस तरीके से एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री के तौर पर मान्यता दी है, क्या ये सही है आपकी नजर में? अब ये सही तो बिल्कुल नहीं है अगर प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, क्योंकि अब उसमें ये है कि अब हम मानते हैं क्योंकि कोई भी देश उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जब एक बार उसको मान्यता मिल गई है उसके बाद जो उसकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है वो सैक्रोसैंक्ट मानी जाती है और उसके बारे में अंदरूनी वो पॉलिटिकल मामला है वहां का। वहां के अंदर अगर मान लीजिए वो लोग चाहते थे कि वहां पे हमको आजादी दी जाए या अलग होना चाहते थे, तो वहां का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वहां पे जो भी प्रोसेस है उसके थ्रू उनको वहां पे अगर होता है तो बात अलग है। लेकिन किसी बाहर की शक्ति के द्वारा वहां पे दखल देना और वहां पे आजाद करवा देना, तो वो एक बात बिल्कुल गलत है। और ऐसी बातों के लिए ही सारे के सारे जो दूसरे देश हैं उनको उससे चिंता है। क्योंकि अब देखें कि जब शीत युद्ध का जमाना भी था पूरे यूरोप के अंदर, इतने साल वहां पे रहा, उस टाइम भी कभी जोर जबरदस्ती से वहां पे बॉर्डर चेंज नहीं हुए थे जी। तो इसीलिए जब वो क्रीमिया का जो पहला एपिसोड हुआ था तो उसके बाद वही सबसे बड़ा एक प्रिंसिपल बना हुआ है पश्चिम के देशों के लिए, यूरोप के लिए, कि आप बल प्रयोग करके कहीं भी बॉर्डर्स को चेंज नहीं करवा सकते हैं। ये गलत बात है, क्योंकि अगर ऐसा करने लग जाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि बहुत से देश जो हैं अभी जो यूनाइटेड नेशंस के हिस्सा बने हैं, बहुत से छोटे छोटे देश हैं, उसके उनके अगर कोई बड़े देश चाहे तो कभी भी उनके अंदर अंदरूनी दाखिला देके और उसके अंदर वो कभी भी जो है वहां पे इस तरह की परेशानियां उनके लिए पैदा कर सकता है। और
कितने भी तीसरे दुनिया के देश हैं वहां पे बहुत से सेपरेटिस्ट जो हैं वहां पे मूवमेंट चल रहे हैं। तो अगर इस तरह से अगर आप उसको मानने लग जाएंगे तो दूसरे देशों के लिए बहुत इसके लिए दिक्कत हो जाएगी, और कोई भी एक जो है इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ जो वो ऐसी कोई चीज रहेगी नहीं। बिल्कुल। तो वो ही एक अब बात है जो सबसे लिए सबके लिए चुभती है वो। अपने दर्शकों को जरा समझाने के लिए मैं बता दूं कि अगर ये बिल्कुल उसी वाली स्थिति है कि जम्मू कश्मीर को कल चीन और पाकिस्तान अगर मान्यता दे देता है तो भारत किस तरीके से रिएक्ट करेगा। तो वो बिल्कुल वो ये दोनों इलाके जो है वो यूक्रेन के इलाके हैं, वहां पर सेपरेटिज्म का एक आंदोलन चल रहा है, वहां रूस के से प्रभावित लोग वहां पे मौजूद हैं, और वो यूक्रेन का एक इंटीग्रल हिस्सा है जिसको रूस ने एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर मान्यता दे दी है। जाहिर सी बात है यूक्रेन उसको कभी पसंद भी नहीं करेगा और ना ही दुनिया के दूसरे देश उसको पसंद करेंगे। लेकिन प्रोफेसर गुलशन, एक सवाल और भी है कि जो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है वो क्यों इस तरीके की काम कर रहे हैं, क्योंकि इसको लेके बहुत सारी थियरीज हैं कि वो शायद अपने देश के अंदर अलोकप्रिय होते जा रहे हैं, या फिर वो दो जो पुराना सोवियत संघ है उस तरीके का सोवियत संघ दोबारा खड़ा करना चाहते हैं। आपकी समझ क्या कहती है? नहीं, वो सोवियत संघ कोई दोबारा खड़ा करना चाहते हैं ऐसा तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो पॉसिबल भी नहीं है। लेकिन ये बात भी सही है कि वो ये भी मानते हैं कि जो कुछ इलाके पुराने सोवियत संघ के थे, खासतौर से अब ईस्टर्न यूरोप तो अलग हो गया है, हालांकि उनका प्रभाव में था, लेकिन कभी वो सोवियत संघ का ऐसा हिस्सा नहीं रहा था। और सोवियत संघ के जो पुराने जो सारे नए देश उसके अंदर बने हैं, तो काफी देश ऐसे हैं जो बिल्कुल क्लोजली रूस के साथ काम कर रहे हैं। आप बेलारूस देख लीजिए, चाहे वो मध्य एशिया के देश देख लीजिए। लेकिन जो देश खास तौर से आप देखेंगे जब वो यहाँ पे ऑरेंज जो कलर रेवोल्यूशन जब हुए थे, चाहे वो यूक्रेन में था चाहे वो जॉर्जिया में था, तब रूस को शायद ये लगने लगा कि जो अमेरिका है, जो पश्चिम के देश है, वो इस पूरे हमारा जो इलाका है, जो हमारे प्रभाव वाला इलाका है, वहां पे आके वो दखलंदाजी कर रहा है, सत्ता का परिवर्तन करवा रहा है। तो वो उसके प्रभाव जो है हमारा, कम से कम हम बहुत बड़ी सुपर पावर तो नहीं रह गए हैं, लेकिन कम से कम जो ये इलाका है, जो हमारा सोवियत संघ का इलाका है, उसके ऊपर हमारा प्रभाव बना रहे। और उसके अंदर वहां की जो सिक्योरिटी हमारी तभी बनी रहेगी जब हमारा प्रभाव इस पूरे इलाके में रहेगा। और वो इकोनॉमिकली भी, क्योंकि एक इंटेग्रेटेड कंट्री था पहले, तो वो उनके लिंक्स पुराने हैं, उन लिंक्स को वो दोबारा से भी कुछ थोड़ा उनसे जोड़ना चाहता है। और यूक्रेन जैसा कंट्री, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंट्री है और यूरोप के हिसाब से एक बड़ा कंट्री है, और यूरोप की पूरी ब्रेड बास्केट पहले वो माना जाता था, सोवियत संघ का भी और पूरे यूरोप का भी, और काफी बड़ा व्हीट है वो का एक्सपोर्टर है। और जियोपॉलिटिकली वो बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंट्री है, क्योंकि वहीं से सारी जो है तेल की, वहां से जो पाइपलाइंस वहां से जाती थी यूरोप को। तो उनको लगता है रूस को कि कम से कम जो यूक्रेन है और जो जॉर्जिया जैसे जो देश थे, इंपॉर्टेंट कंट्री हमारे लिए थे स्ट्रेटेजिकली, उसके अंदर पश्चिम की तरफ अगर उनका झुकाव हो जाएगा बहुत ज्यादा, तो हमारे लिए वो डायरेक्टली एक हमारे लिए चैलेंज बन जाएंगे। और अब क्योंकि सोवियत संघ तो नहीं बन सकता है, लेकिन अब उन्होंने जिस तरह से, आप देखिए कि जॉर्जिया में ऐसे दो इंडिपेंडेंट अब खा और साउथ ओसेटिया कर दिया, उस तरह से मोल्दोवा में भी आप देखें, जो 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 वहां का भी एक इलाका था जो रोमानियन बोलने वाले नहीं थे, जो बल्कि रशियन बोलने वाले थे, वहां पे भी एक ऐसा फ्रोजन कन्फ्लिक्ट शुरू कर दिया। तो इफेक्टिवली एक तरीके से ये भी किया है रूस ने कि जॉर्जिया और यूक्रेन अब जो है दोनों, चाहे वो पश्चिम के देश उसको नेटो में लेना भी चाहें, वो ले नहीं पाएंगे, क्योंकि नेटो का एक और भी एक प्रिंसिपल है कि अगर आपके जो बॉर्डर्स हैं वो डिस्प्यूटेड हैं, तो उसको, और जो भी नया कंट्री आता है वो नेटो की और सुरक्षा बढ़ाए, ना कि सुरक्षा को कम करें। तो ये अगर जॉर्जिया को और यूक्रेन को इस तरह की स्थिति बना के छोड़ दिया है, तो वो नेटो का मेंबर भी नहीं बन पाएंगे जब तक ये सारा मामला कुछ सुलझ नहीं पाएगा। तो उस ढंग से वो अपने आप को मजबूत कर रहा है इस पूरे इलाके में। ऐसा नहीं है कि कुछ दोबारा सोवियत संघ कुछ वो बन जाएगा। प्रोफेसर गुलशन, ये अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाया है, जर्मनी ने जो जो ऑयल सप्लाई वाली थी वो जो नई शुरू होने वाली थी उसको एक तरीके से रोक दिया है, बोरिस जॉनसन जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने 5 बैंकों पर फ्रीज लगा दी है। क्या इसका असर रूस के ऊपर होगा? क्या पुतिन को झुका पाएंगे ये लोग? नहीं, असर जरूर होगा इन सब चीजों का, लेकिन झुका पाएंगे उससे मुझे डाउट है, क्योंकि आप देखिए क्रीमिया के बाद से 2014 से भी वहां पे सैंक्शन तो लगे हुए हैं उसके ऊपर। और उसके मुकाबले में रूस ने भी अपने कुछ सैंक्शन लगाए हुए हैं, क्योंकि काफी सारे जो फूड प्रोडक्ट्स वगैरह जो यूरोप और अमेरिका से आते थे वो भी उसने बंद किए हुए हैं।
अब जिस तरह की सैंक्शंस की बात पहले की जा रही थी कि रूस को स्विफ्ट के सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा, ऐसी कोई सैंक्शन की बात तो अभी तक आई नहीं है। इनफैक्ट जो अमेरिका की जो सैंक्शंस हैं, जो जापान की सैंक्शंस है और बाकी जो देशों की सैंक्शंस हैं, उसका कुछ प्रभाव शायद रूस पे पड़ेगा इकोनॉमी पे। पिछले बार भी जब 2014 में इस तरह के सैंक्शन लगे थे वो कंटिन्यू हुए, अब ये थोड़े और उसके अंदर जुड़ गए हैं। तो उन सैंक्शन का उसकी इकोनॉमी पे 1-2 साल कुछ असर पड़ा था, लेकिन उसके बाद वो उसने उसको संभाल लिया था। और अभी आप ये भी देखिए, क्योंकि इस पूरी परिस्थितियों के चलते हुए तेल के दाम बहुत बढ़ गए हैं, $100 के करीब जो है एक बैरल की कीमत हो गई है। तो रूस के लिए तो एक बहुत बड़ी जो वहां की जो आमदन है वो तो तेल से होती है, तो उसको तो बल्कि और आमदनी हो रही है जब से ये सारे के सारे ये मसला शुरू हुआ है। और ऑलरेडी वो 600 से ज्यादा बिलियन का उसके पास रिजर्व्स है, तो कुछ समय तक बड़े आराम से जो है वो इस तरह की स्थिति को झेल सकता है। निश्चित तौर से वहां की अर्थव्यवस्था को एक असर होगा। अब सबसे बड़ा जो सैंक्शन मुझे लगता है अभी तक जो अनाउंस हुआ है या जिसके बारे में बात की जा रही है, वो है जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन जो वहां पे जाना था जर्मनी, वो ऑलरेडी बन के तैयार हो चुका है और अभी तक शुरू नहीं हुआ था। अभी तक उन्होंने कहा कि उसका सर्टिफिकेट हम उसको रोक देंगे, जर्मनी ने ये बोला है। तो अभी लेकिन तेल अभी जाना शुरू नहीं हुआ था। उसके अंदर लगभग $10 बिलियन जो है वो गैसप्रोम का ही लगा हुआ है। तो वो एक, लेकिन अभी फिलहाल उससे कोई आमदनी नहीं हो रही थी, वो एक नया पाइपलाइन शुरू होने वाला था। तो फिलहाल भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने कहा कि पाइपलाइन को हमने क्लोज कर दिया है, अभी उसको सिर्फ शुरू नहीं कर रहे हैं। तो एक तरीके से प्रेशर बनाया जा रहा है रूस के ऊपर कि शायद वो आगे कुछ और नहीं करे और इसके बारे में कुछ बातचीत की जाए। तो निश्चित तौर से जो आपका सवाल है कि कुछ असर होगा, लेकिन उससे कोई एकदम टूट जाएगा रशिया, ऐसा मुझे डाउट है जितनी सैंक्शन अभी तक अनाउंस की गई है। प्रोफेसर गुलशन, आखिरी सवाल, भारत का जो रुख है इस पूरे मसले पे, क्या डिप्लोमेटिकली भारत थोड़ा फंसा हुआ अपने को महसूस कर पा रहा है? क्योंकि रूस से हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है, बहुत क्लोज रिलेशनशिप है हमारे, इसलिए खुलकर कोई स्टैंड नहीं ले पा रहा है। ये बिल्कुल फंसा हुआ है भारत, उसके अंदर कोई शक नहीं है, क्योंकि भारत नहीं चाहता था कि इस तरह की सिचुएशन में कोई फंस जाए। अब आपने कहा कि रूस से हमारे बहुत पुराने ट्रस्टेड संबंध है और पिछले 10 साल से आपने जैसे देखा है कि हमारे जो संबंध है वो अमेरिका से और यूरोप से भी काफी प्रगाढ़ हुए हैं। और अभी क्योंकि भारत सिक्योरिटी काउंसिल का भी हिस्सा है, तो जो भी कुछ बातचीत होती है तो तुरंत उसको ऊपर कोई स्टेटमेंट भी देना पड़ता है। तो बड़ी ही डिप्लोमेटिक भाषा में जो भारत ने जो स्टेटमेंट दिया है, अभी भी वही कह रहे हैं कि आप जो डिप्लोमेटिक रिस्ट्रेन करिए, डीएस्केलेशन करिए, बात करिए। लेकिन भारत के लिए बहुत ही दुविधा की सिचुएशन है। तो एक तो ये कि बोलना कि क्या कहना चाहते हैं, दूसरी बात ये कि अगर सैंक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं रूस के ऊपर, और भारत आप जानते हैं कि सबसे बड़ा जो वहां से आर्म सप्लायर है भारत के लिए वो रूस है, और बड़ी बड़ी जो नए जो अभी हथियार आने वाले हैं, खासतौर से जो मिसाइल्स आने वाली हैं, अगर उसके ऊपर अमेरिका और ज्यादा सैंक्शन भारत के ऊपर भी, क्योंकि कोई अगर खरीदेगा तो उसका वो भी है अमेरिका का रूल कि आप जो है वो नहीं खरीद सकते हैं। तो इसलिए भारत के लिए दुविधाएं बढ़ सकती हैं। और उससे भी बड़ी चीज ये है क्योंकि भारत जैसा देश जो बहुत सारा तेल का बाहर से आयात करता है, हम तो पूरी तरह डिपेंडेंट, 80% तेल हमारा बाहर से आता है, और तेल की कीमतें जिस तरह से बढ़ गई हैं इस पूरी परिस्थितियों के चलते हुए, उसका तुरंत असर हमको अभी ऑलरेडी नजर आना शुरू हो जाएगा। जैसे इलेक्शन जाएंगे आप देखेंगे, उसके बाद तेल के दाम और बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो तुरंत असर हमारे लिए ऊपर पड़ रहा है। इसलिए भारत यही चाहेगा कि किस तरीके से कोई शांति बहाल हो। और दूसरी बात जो पहले आपने कही थी कि जो इस तरह से टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के मामले हैं, और यूक्रेन भी ऐसा देश है जो कि हमारा एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है, कोई ऐसा नहीं है कि यूक्रेन से हमारी किसी किस्म की कोई दिक्कत है। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे फ्रेंडली देश के साथ कुछ ऐसा हो कि उसके कुछ टुकड़े वहां से अलग कर दिए जाएं किसी और देश के द्वारा। लेकिन क्योंकि रूस भी एक बहुत पुराना दोस्त है, इसलिए खुल के भारत कुछ कहेगा नहीं, लेकिन दुविधा में जरूर फंसा हुआ है। बिल्कुल। गुलशन सचदेवा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने का। थैंक यू सो मच सर। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।